बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नासिर सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात कराने के हवाले से केस की समाअत हुई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख 11 फरवरी थी और सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से जो है इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात का कहा। इस हवाले से सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात भी हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास भी हुआ है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो 11 फरवरी की तारीख का कहा गया है। क्या मुशावरत हो पाई की तारीख पे? उन्होंने गालिबन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि आप जाके मिलें जी सदर से और आज ही जाएं और जाके मुलाकात करें। और बल्कि ये भी एक शायद रिमार्क्स सामने आए थे चीफ जस्टिस साहब के या तरमिनल्ला साहब के कि दस्तक भी देनी पड़े तो दस्तक दें और मुशावरत करें। और अच्छा, आरिफ अलवी साहब इससे पहले ख़त लिख चुके हैं जी, लेकिन यह है कि जब जाहिर है कि एक तो वो सिकंदर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फिर उसके बाद वो सुल्तान है और उसके बाद राजा हैं। तो सिकंदर, सुल्तान, राजा अगर कोई शख्सियत हो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम, तो फिर वो कैसे जाएंगे, वो कैसे कुछ करेंगे? तो वो जाहिर है कि अब देखिए ना, नाम भी तो माशाल्लाह क्या खूबसूरत नाम है, सिकंदर, सुल्तान, राजा साहब। तो अब ये है कि वो गए तो नहीं। अब उन्होंने सदर के ख़त का जवाब भी जो है, अच्छा कल परसों गालिबन जो इंटरव्यू आया था हामिद मीर साहब के साथ आया था इंटरव्यू गालिबन आरिफ अलवी साहब का, तो उसमें उन्होंने आरिफ अलवी साहब ने कहा था कि इलेक्शन जो है वो शायद आगे पीछे करवाने की कोई बात हो रही है। उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ये था कि जी वो बिल्कुल इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे होने जा रहा है और आगे पीछे होगा नहीं। और आखिरी जनवरी के आखिरी हफ्ता जब तारीख देनी रहे, अब वो 11 फरवरी की तारीख दे दी है। तो भाई ये 11 फरवरी की तारीख कैसे दे दी है? पहले तो जनवरी का आखिरी हफ्ता ही चल रहा था। जी। तो वो सदर ने जरा सी बात की तो यहाँ पे तो मतलब जो बस बैठा होता है जहाँ पे, वो फिर उसको ये भी पता हो कि अगर, और जो हम करेंगे ये भी तो उसी किस्म की बात करते हैं ना बहुत से लोग। तो वो आज वो जाहिर है कि वो अदालत में आ गया मामला सामने। हालांकि इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा 28 तारीख को हो या 11 को हो, लेकिन जो अना का मसला है, अना के मसले भी तो बन जाते हैं ना यहाँ पे। तो अब ये हो रहा है कि वो सदर साहब शायद मान नहीं रहे। एक दरमियान में से 4 तारीख की भी है। वो इलेक्शन कमिश्नर साहब को चाहिए सदर के पास चले जाएं, अरे रोले रप्पे को ख़त्म करवाएं। उन्होंने तो ख़त लिखा था इनको, इन्होंने पता नहीं जवाब नहीं दिया था, क्या हुआ था। बहरहाल अब फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुबह करेगी। लेकिन अच्छा होता कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये जो मैंने उनके बारे में बात की मजाक की, वो बड़े अच्छे साहब हैं। लेकिन ये कि उनको ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि मतलब है कि वो जब तक अपने ओहदे पे हैं तो अपने ओहदे पे बड़े ज़बरदस्त हैं, जब तक सदर अपने ओहदे पे हैं तो वो सदर हैं, जब तक निगरान वज़ीर आज़म अपने ओहदे पे हैं तो हैं। तो अपने ओहदों का वो उनको बिल्कुल ये तो नहीं ना कि मैं मतलब है कि बिल्कुल ही उन्होंने जवाब ही नहीं दिया ख़त का। वो उन्होंने कहा दस्तावेज़ात पेश करें, सुबह भी इन्होंने शायद ख़त लिखा है, अभी भी मिलने नहीं गए। मतलब वो अजीब एक अनाव का मसला है। बहरहाल सुबह देखते हैं कि फाइसा साहब क्या बात सुप्रीम कोर्ट से क्या बात आती है, मगर बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी कि वो ये हमारे जो इस इलेक्शन कमीशन के अंडर फिर इलेक्शन होगा, फिर उधर सदर भी होंगे अगली पार्लियामेंट आने तक, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ मुदाखलत करेगी, क्या क्या अहकामात देगी इनको, क्या क्या समझाएगी। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है, तो आरिफ अलवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी पूछा उनसे कि आपने उधर इलेक्शन की डेट का ऐलान क्यों नहीं किया पहले? तो आरिफ अलवी साहब उन्होंने कहा ये तो आइन की ऊपर नीचे की, तो आर्टिकल 6 का शायद उन्होंने उनके बारे में भी बात की, उनको भी ठीक ठाक। आज दोनों जो है ना वो मतलब है कि वो परेशान है, बेजार हैं कि ये क्या हो गया अचानक। ठीक है,
तो वो जो है वो उनको भी कहा कि अच्छा आप पे आर्टिकल 6 वगैरह का किस्सा लगता है, वो उनको इन्होंने आइन के मुताबिक क्यों नहीं तारीख का ऐलान किया। ये वो बात थी जो चेयरमैन पीटीआई भी नाराज थे ना इस पे कि आपने ऐलान क्यों नहीं किया, ऐलान क्यों नहीं करते, ऐलान क्यों नहीं करते। तो बहरहाल मामला वहीं, ये बात बहुत पहले से हो रही थी कि ये मामला आखिर में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको सबको जो है ना, मतलब है कि बिल्कुल आप समझें कि ये मतलब है कि बस ये अल्लाह ताला हिम्मत दे हमारे चंद अदारों में चंद ही ऐसी शख्सियात रह गई हैं जिनसे कौन को उम्मीदें। तो ये जो है ये उन्होंने मतलब है कि बस देखें क्या होता है कि किसकी चलती है क्या होता है, मगर ये कि बड़ा एक अजीब सा मामला है। तो वो आप जो है ना, आप सोचें कि जी इस अगले 50 साल में अमेरिका के इलेक्शन कब किस किस तारीख को होंगे, तो वो तारीख आ जाएगी आपके सामने, आप कहेंगे यार ये फलाने, ये इशू यहीं पे रौला रप्पा पड़ता है पाकिस्तान में। अच्छा ये इसी दफ़ा शायद हुआ है, इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सुना कि इस तरह हाँ मार्शल वगैरह लग जाता है तो उसमें फिर होता है इलेक्शन की डेट फिट का। मगर ये तो अजीब सा ही मामला कि तारीख यहाँ जाके आइन खामोश है, ये तारीख का ऐलान किसने करना है। चलें जी, तो देखते हैं बहरहाल क्या होता है जी। और ये एक बस इलेक्शंस तो होने चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को अदालत इंश्योर करेगी, सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, कैसे करेगी, क्या होगा, कौन कौन उस वक्त तक अहल हो जाएगा, कौन कौन अहल हो जाएगा, कौन क्या होगा, कैसे होगा, वो मंजर कशी तो फिर उसके बाद ही होगी ना, जब ये डिटेल जजमेंट्स वगैरह सामने आएंगी उसके बाद ही सारा कुछ होगा। लेकिन ये है कि चलें जी, कुछ तो हुआ, कुछ तो ज़रा ज़रा हिलन जुलन पैदा हुई ना। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये अमेरिकन सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन कोई बहुत ज़्यादा कामयाब सेक्रेटरी स्टेट में, सेक्रेटरी स्टेट्स में उनका नाम नहीं लिखा जाएगा मेरे नहीं ख्याल। जैसे कि आप कहेंगे जी हेनरी किसिंजर थे, या इवन जो यानी उन्होंने बहुत मुतनाज़ फ़ैसले किए, बहुत मुतनाज़ फ़ैसले उनके दौर में हुए, कॉन्डलीज़ा राइस के दौर में जंगें छिड़ गई तो वो असर्ट करती थी अपनी बात को। कॉन्डलीज़ा राइस असर्ट, उनको पता था असर्ट कैसे अपनी बात को बिल्कुल। और भी ये जो होता है ये बड़ा सफारतकारी हो या जो भी हो, जंगें भी छिड़ी हैं अमेरिका ने, सेक्रेटरी स्टेट्स बड़े एक दबंग किस्म के। लेकिन ये जो है ना एंथनी ब्लिंकन, ये अभी तक कोई ऐसा इनका मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम ऐसा हुआ है अभी तक जिसके ऊपर ये इनका टेन्योर आखिरी साल शुरू हो गया उनका भी, कि वो उस पर फ़ख्र महसूस कर सकें। यूक्रेन की जंग एक छिड़ी जो कि एक कहाँ ख़त्म होगी हम नहीं जानते, और चाइना के साथ पता नहीं क्या ताल्लुकात अच्छे हैं बुरे हैं, लड़ाई है क्या खुदा दे जाने। और ये मशरिक़ वस्ता में और गज़ा में जो कुछ हो रहा है, 9,000 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं। और ये अगर मैं सिर्फ गार्डियन को कोट कर रहा हूँ, गार्डियन की जो रिपोर्ट्स हैं, ये 5th स्लाइड, 9,061 शहादतें हुई हैं, उसमें से 3,760 बच्चे हैं, 3,760 बच्चे हैं उसमें, और 32,000 ज़ख्मी हैं शदीद इस वक्त। और ये 32,000 में 20,000 जो हैं ये 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं, और 3,760 बच्चे और 9,061। और ये जो है ये इस कदर एक तकलीफ़ देह सूरत हाल है। मैं सेक्रेटरी ब्लिंकन की बात क्यों मैंने की, मैं उस पर अभी बाद में आता हूँ। लेकिन आप ये देखें कि अल अरबिया ने, जो सऊदी अरबिया का मीडिया है, उसने क्या बात लिखी है कि कर्स टू बी अ पेरेंट इन गज़ा, over 3,600, a curse to be a parent in Gaza, over 3,600 children killed by Israel in 25 days। बात ये सारी कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं अब वो दोबारा तशरीफ ला रहे हैं, आज रात को वो फ्लाई कर गए हैं या कर जाएंगे जी। और अल सुबह वो फिर दोबारा तल अवीव पहुँच जाएंगे इसराइल। अच्छा, अब ये जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का अलामिया है, ये इसमें जो फर्स्ट स्लाइड है, सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं ये तल अवीव जाएंगे, तल अवीव के बाद ये जाएंगे अमान, अमान के बाद ये जाएंगे टोक्यो। सही।
अच्छा, टोक्यो में वो G7 का इजलास है उनके फॉरेन मिनिस्टर्स का, तो वहाँ पे वो शरीक होंगे। फिर वो सियोल जाएंगे जनूबी कोरिया, फिर नई दिल्ली आएंगे 2+2, यहाँ पे ऑस्टिन लॉयड भी पहुँचेंगे गालिबन। लेकिन सवाल ये है कि असल जो मामला है वो है कि ये तल अवीव और अमान में कल क्या, मतलब वहाँ पे क्या होगा। और दरमियान में एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये भी खबर चल रही है कि तुर्की भी रुकेंगे। वो तुर्की भी इतवार के दिन वो तुर्की पहुंचेंगे। अभी ये स्टेट डिपार्टमेंट में नहीं है लिखा हुआ, लेकिन ये है कि तुर्की का जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि तुर्की वो आ सकते हैं। ये थर्ड स्लाइड डेली सभा हम कोट कर देते हैं। टॉप यूएस डिप्लोमेट ब्लिंकन टू विजिट तुर्की इजिप्ट। ये तुर्की जाएंगे जहां पर तैयब उर्दगन जो हैं, उन्होंने कहा था कि 3 दिन में अमेरिका पीछे हट जाए तो हम इसराइल को नक्शे से गायब कर देंगे। और उन्होंने हमास को फ्रीडम फाइटर्स मुजाहिदीन कहा था, तो वहां पर सेक्रेटरी ब्लिंकन का स्टे होगा। और वॉइस ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कि ब्लिंकन हेड्स बैक टू इसराइल, जॉर्डन, टर्की स्टॉप नॉट सर्टन। लेकिन टर्की में जाहिर है कि उनका इंतजार हो रहा है। तैयब उर्दगन से मिलते हैं, क्या बात करते हैं क्या नहीं करते। मैंने आपसे कहा ना कि ये कोई अच्छे सेक्रेटरी स्टेट नहीं है। सफारतकारी के हवाले से ना बहुत फैला दिया है इन्होंने। मतलब इससे तो ऑस्टिन लॉयड बेहतर है। ऑस्टिन लॉयड बतौर सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं, या वो मतलब कम बात करते हैं, जो भी स्ट्रेटजी है इस पे उस पे वो, मतलब ये तो मतलब वो चले फौज भेज रहे हैं प्रेसिडेंट के कहने पे, इस पर ऊट पटांग वहाँ से पेंटागन से बात नहीं होती। ये स्टेट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी जो है ना, ये कुछ मेरे ख्याल की कोई बहुत अच्छी इन्होंने सफारतकारी भी की है। कभी वो जो है वो क्वाड शुरू हो जाता है, कभी ऑगस्ट शुरू हो जाता है, कभी ये शुरू हो जाता है, कभी वो, अजीब से मामलात इन्होंने एक बिगाड़ के रख दिए हैं सारे। और कहाँ पे हैं, क्या होना है। बहरीन से अच्छा, कल अब एक बड़ा अहम वाक़या, एक तो ये कि बहरीन ने आज सफ़ीर को निकाल दिया इसराइल के साथ। बहरीन पहला मुल्क है जिसने 2020 में जब अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, तो उसमें बहरीन उन मुल्कों में जो इब्राहिम अकॉर्ड्स के नतीजे में जिसके इसराइल से ताल्लुकात बहाल हुए थे। मराकश ने तो बहुत गेन किया था, क्योंकि जो उसमें वेस्टर्न सहारा है, उनका ये कहना था कि उस पर हमारा हक तस्लीम किया जाए, तो वो उनका हक तस्लीम हो गया था। तो मराकश, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये वो मुल्क हैं जो मुल्क सूडान, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड के तहत ट्रम्प दौर में 2020 में तस्लीम किया था इसराइल को। अब उसमें से उन मुल्कों में से, यानी ये अभी मिस्र की और यानी ये 90 की दहाई में जो ऑस्लो अकॉर्ड्स वगैरह होता है ना, मिस्र ने और उर्दन ने साइन, उससे हट के जो अब्राहम अकॉर्ड में जो मुल्क गए थे, उसमें से पहला मुल्क है बहरीन जिसने विड्रॉ कर लिया है अपने सफ़ीर को। और साथ ही कहा कि माशी तौर पे बड़ा खूबसूरत मुल्क है। 33 जजीरे हैं बहरीन में, और ये कुदरती जजीरे हैं, और बाकी आर्टिफिशियल उन्होंने जो आइलैंड्स बनाए वो अलग बनाए। खूबसूरत मुल्क है, बहुत खूबसूरत, कतर और सऊदी अरब के दरमियान। तो अब इसमें जो है, और बहरीन बहुत करीब है, यानी उनका आप समझ लें कि ज़मीनी रास्ता भी सऊदी अरेबिया के साथ है, और उनके ऊपर बहुत सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस। वैसे अपनी उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ हैं सारी। पार्लियामेंट के उनके इजलास हुआ है, और उसमें इजलास में उन्होंने सफ़ीर को निकलने का कहा, निकाल दिया, एक्सपेल, मुल्क से निकल जाओ। कल जब पहुंचेंगे, अच्छा अमान में मुझे नहीं पता कि क्या सूरत-हाल बनेगी, तल अवीव में और अमान में क्या सूरत-हाल बनेगी। लेकिन एक मामला जो इसी दौरान होगा कल, बेरूत टाइम 3 बजे, यानी नमाज जुम्मा के बाद, सही। एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, बहुत बड़ा इज्तिमा दाहिया के इलाके में, बैरूत, सही, जनूबी बैरूत। और वो जो गज़ा की जंग के शोहदा, बच्चों के लिए, और जो औरतें और बाकी जवान और हिजबुल्लाह के जो लोग, और जो जनूबी लेबनान और ये सारा, उनके लिए दुआ और सब कुछ और बाकी सारे मामला। लेकिन उस बड़े इज्तिमा जो है, वो जो बड़ा इज्तिमा है, उससे हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल या सरबरा सैयद हसन नसरुल्लाह उससे खिताब करने जा रहे हैं। ये जो खिताब है, इसका इंतज़ार तमाम तर अरब दुनिया में हो रहा है, और तमाम तर गैर अरब दुनिया में भी हो रहा है कि सैयद हसन नसरुल्लाह क्या खिताब करेंगे उसमें,
और सैयद हसन नसरुल्लाह ने अज-जरीदा अखबार है कुवैत का, सही। कुवैत के अज-जरीदा अखबार के मुताबिक जो है उन्होंने अच्छा एक ब्रेकिंग न्यूज़ है तो वक्फा ले लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद आते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आम इंतखाबात पे जो तारीख का मामला है तय पा गया है, 8 फरवरी की तारीख सामने आई है। ना 28 ना 11, 8 तारीख तय होगी दरमियान में, और ये बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। और आरिफ अलवी साहब की तस्वीर अभी जो आई है सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ, कितने देखें ज़रा सी बस वो ज़िद और चीज़ों में आके, और ये पहले हो जाता मसला, ये पहले मुलाकात हो जाती और दोनों उसमें खुशबू, दोनों आईनी होते हैं और दोनों बड़े ज़िम्मेदार ओहदे ऐसे हैं कि जिसमें बड़ी ज़िम्मेदारी है। और इलेक्शंस तक यकीनन सदर भी अपनी जगह होंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये मुलाकात आज होना बड़ा ज़रूरी था। अभी इनकी जो तस्वीर आई है वो तस्वीर अभी हम देखेंगे तो मज़ीद हमें खुशी होगी। बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ इनकी मुलाकात होना, खुशगवार माहौल में मुलाकात होना और तारीख का तय हो जाना। और अटॉर्नी जनरल साहब को मुबारक हो, उन्होंने दरमियान में बड़ा रोल प्ले किया। और आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मसले को ऐसे हल किया है। ये मसला जो पता नहीं कब कितने महीनों से वो ऐसे मटका मसला जो ये हल हुआ है। अच्छा, मैं ज़रा आपको बताऊं कि कल क्या होने जा रहा है जी। पहली बात तो ये है कि ये बड़ी दो तकलीफ देह किस्म के ट्वीट्स हैं। एक यासिर अकबी की जानिब से ये हैंडकफ करके और उसके बाद फ़लस्तीनी जो हैं वो उनको गिरा के नीचे और उनको ठोकरें मार रहे हैं इसराइल के फ़ौजी। और उसके बाद ये तस्वीर जो है वहाँ पे वायरल हुई। उसके बाद एक दूसरी तस्वीर है, ये है ये भी इसमें जो है वो उसको कहा जा रहा है कि तुम रक्स करो। एक शख्स की आंखों के ऊपर पट्टी बांध के उसे कहा जा रहा है तुम रक्स करो, और वो रक्स कर रहा है तो फिर उसको मार रहे हैं, वो गिर रहा है नीचे, फिर उसको ठोकरें मार रहे हैं। तो ये वीडियोस मंजर आम पे आई हैं। तो इन को मंजर आम के आने के बाद जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल 7वीं स्लाइड, IDF सोल्जर्स फिल्म देमसेल्व्स अब्यूजिंग ह्यूमिलेटिंग वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियंस। अच्छा जी, उन्होंने तहकीकात हुक्म दिया है कि क्योंकि ये इतना ज़्यादा बिल्कुल लोग वहाँ पे फ़लस्तीनी जो, ये मगरबी किनारे की बात मैं कर रहा हूँ, गज़ा की बात नहीं, मगरबी किनारे की बात कर रहा हूँ, महमूद अब्बास के इलाके की बात कर रहा हूँ जिनकी अथॉरिटी अब अमलन ख़त्म हो गई है। और ऐसे करके प्लेट में तमाम फ़लस्तीनी जितने मुल्क के अंदर उनको ऐसे महमूद अब्बास से सारी अथॉरिटी लेके हमास के सामने रख दी है। कल जो ये बड़ी एक अजब सी बात है कि सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं उनकी मंगल को बैरूत में मुलाकात हुई थी। हमने डिस्कस भी किया था कि वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है वो हमास के जो अल कुद्स ब्रिगेड है उसके ब्रिगेडियर कासिम खान के साथ उनकी मुलाकात हुई है। मंगल के रोज़ 3 शख्सियात वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी। और उसमें जो कुवैत का अखबार है जरीदा, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो जरीदा ने ये ख़बर दी है कि सैयद हसन नसरुल्लाह ने अमेरिकन्स को ये मैसेज भिजवाया है कि कल जुमे की नमाज तक, यानी ये वो वक्त है जब एंथनी ब्लिंकन इसराइल में उन्होंने होना है या फिर ओमान में, मुझे नहीं पता, किंग अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात होती है, क्या होती है, उस महमूद अब्बास होते हैं। लेकिन हसन नसरुल्लाह ने बकौल जरीदा अखबार के ये कहा है कि कल दोपहर तक अगर गज़ा से इसराइली फ़ौज बाहर ना गई तो तमाम महाज हिजबुल्लाह खोल देगी इसराइल के खिलाफ दूसरी तंजीमों के साथ। और कल 3 बजे जो तकरीर करने जा रहे हैं सैयद हसन नसरुल्लाह, उसमें वो ये ऐलान करने जा रहे हैं। अच्छा, अब वो जरीदा अखबार चूँकि अरबी में है तो उसको मैंने कोशिश की कि उसको किसी तरह से इंग्लिश में मैं करूं, लेकिन फिर उसको मैं नहीं उसको कर पाया। तो मैं यहाँ पे क्योंकि ख़बर बहुत बड़ी है कि क्या सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं वो कल इसराइल के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने जा रहे हैं
और ऐलान जंग करने जा रहे हैं, नकारा बज रहा है कल बहुत बड़ी जंग का। तो तास को हम यहाँ कोट करते हैं, रशियन Hezbollah to mobilize fighters for war against Israel unless there is a ceasefire in Gaza. The report notes that the Hezbollah leader Sheikh Hassan Nasrallah agreed the ultimatum with Brigadier General Ismail Khani, head of the Iranian Revolution Guards. अच्छा सॉरी, Iranian Revolution Guards ये हमास के नहीं, Iranian Revolution Guards के साथ जो कि बैरूत में आए थे मंगल को। अच्छा, अब ईरान के बारे में मैं नहीं समझता कि रशियन मीडिया कोई ऐसी खबर देगा, लेकिन ये खबर देखें। वो कह रहे हैं कि जी शेख हसन नसरुल्लाह जो हैं उन्होंने मीडिएटर्स के थ्रू अल्टीमेटम दिया अमेरिकन को कि इसराइल की जो ऑक्यूपेशन है 3 नवंबर तक गजा में ख़त्म कर दी जाए। तो कुवैत का अल जरीदा न्यूज़पेपर उसको टास्क कोट कर रहा है। ईरानियन डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने ये रशियंस को और अखबार को बताया। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, इफ द यूएस फेल्स टू मीट दिस डिमांड, अपने जुम्मे के खिताब में शेख हसन नसरुल्लाह विल अनाउंस अ जनरल मोबिलाइजेशन ऑफ शिया यूनिट्स फॉर वॉर विद इसराइल एंड विल लॉन्च मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट इसराइल फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। अच्छा, अब ये जो खबर है, मुझे नहीं मैं नहीं जानता कि सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं वो कल क्या खिताब करने जा रहे हैं, और उनके ख़िताब में जो है ये अलमनार टीवी ने फिर उसके बाद 23वीं स्लाइड से हसन नसरुल्लाह टू डिलीवर टेलीवाइज स्पीच नेक्स्ट फ्राइडे, यानी आने वाली फ्राइडे को वो ख़िताब कर रहे हैं कल। लेकिन अब वो ख़िताब क्या होगा और उसमें क्या वो नकारा बजेगा और क्या इसराइल उस पर से विड्रॉ होगा। अच्छा, राइटर्स ने फिर इसी जरीदा को पिक किया है और राइटर्स ने भी ये खबर ब्रेक की है, जो 29वीं स्लाइड हम दिखा रहे हैं कि हिजबुल्लाह लीडर सेट टू वे इन ऑन मिडल ईस्ट वॉर। हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं वो इस वक्त सोच रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रेटजी क्या मिडल ईस्ट के ऊपर एक बड़ी जंग छेड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं। हसन नसरुल्लाह, सैयद हसन नसरुल्लाह विल ऑन फ्राइडे मेक हिज फर्स्ट पब्लिक कमेंट्स। A speech will be closely watched for clues on how the group's role in conflict might evolve. अच्छा, तो तास भी कह रहा है, अच्छा अल जजीरा कह रहा है दिस इज नसरुल्लाह's मूवमेंट, विल हिजबुल्लाह चीफ डिक्लेयर वॉर ऑन इसराइल 28। अच्छा, तो ये अब जो है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि सईद हसन नसरुल्लाह कल क्या खिताब कर रहे हैं, और इसी दौरान सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो मशरिक़ वस्ता में होंगे। बॉम्बिंग जारी है और मज़ीद बच्चे तो जो फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, लेकिन मज़ीद जो इसराइल के फ़ौजी हैं वो भी मारे जा रहे हैं और रात के वक्त मारे जा रहे हैं। उनको घेर लेते हैं, हमास के लोगों मारते हैं रात को घेर के। और 11वीं स्लाइड अगर आज देखें हम तो उसमें 11वीं स्लाइड 3 दिनों में 18 सोल्जर्स को इसराइल, वो हमास के लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा है तादाद इनकी, लेकिन 11वीं स्लाइड अगर हम हार्ट्स की दिखाएं तो वो 18 इसराइली सोल्जर्स किल्ड इन ग्राउंड ऑपरेशन। ये बहुत बड़ी तादाद है, मतलब 250-300 तो पहले उस दिन मारे जा चुके, बहुत बड़ी तादाद है। और बाकी जो हॉस्टेजेस हैं, हॉस्टेजेस जो हैं उनमें फ़ॉरेन पासपोर्ट 400 लोग हैं, वो आज क्रॉस कर रहे हैं, इजिप्ट में आ रहे हैं गजा से, और इमदाद वगैरह खोली हुई है। लेकिन यह है कि ये एक बड़ी अजीब सी बात होगी कि और बड़ी मैंने अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हमने तीनों जगह हमने कोट कर दी हैं। अल जज़ीरा को भी, रशियन मीडिया को, जो कि कुवैत का मीडिया कोट कर रहा है, ईरान से बात हो रही है, अभी कहीं से इसकी तरदीद नहीं हुई, लेकिन ये कि वो कल तकरीर करने जा रहे हैं। अच्छा, महमूद अब्बास जो हैं उनकी पोजीशन ख़राब हो गई है बहुत, क्योंकि मगरबी किनारे में ये सारा, मगरबी किनारे में ये वायलेंस हो रहा है सारा, और इसमें ये अब बड़ी अजीब सी बात है कि ट्रंप दौर में ये प्रेसिडेंट बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट थे, पहले भी हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात होती रही है, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ट्रंप दौर के अंदर जो है वो ये इन्होंने कहा कि नहीं, वो तो यरूशलेम के अंदर, अच्छा ये जो अपोजिशन उसमें थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम कौंसल खाना खोलेंगे मगरबी यरूशलेम में, अपना सफारत खाना रखेंगे तल अवीव में, और ये जो कौंसल खाना होगा जो कि रमल्ला में खुलेगा, ये इसलिए खुलेगा कि यहाँ पर ये फ़लस्तीनियों के लिए इश्यूज़ को देखेगा, तो वो भी नहीं खोला। तो वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो ट्रंप दौर में था, उसको रिवर्स नहीं किया गया, और तावक्त ये कि यहाँ पे हालात जाके
इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं और इतने ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं कि अब ये मामला जो हैं वो बहरीन ने बुला लिया सफ़ीर को, बाकी मुल्कों की तरफ भी जो है वो अब ये दबाव बढ़ रहा है। बहरीन ने आइसोलेशन में नहीं बढ़ाया, बहरीन के बाद और मुल्क भी मेरे ख्याल से इकदाम लेंगे। और सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ा फ़ंड कायम कर दिया इमदाद के लिए, बहुत बड़ा फ़ंड, और उसमें ज़ाहिर है कि बाकी जो अरब ममालिक हैं वो उसमें फ़लस्तीनियों की मदद के लिए उसमें काफ़ी पैसा वगैरह डाल रहे हैं। और शहज़ादा खालिद बिन सलमान जो हैं, जो कि वज़ीर दिफा हैं सऊदी अरेबिया की, उनकी ऑस्टिन लॉयड से भी मुलाकात हुई, सेक्रेटरी ब्लिंकन से भी हुई, जैक सुलिवन से भी हुई। हर मुलाकात में गज़ा और फ़लस्तीनियों का इशू उठाया सऊदी अरब ने। तो ये देखना ये है कि अब बहरीन के ताल्लुकात के बाद क्या दूसरे मुल्क, इसमें प्रेशर है कि दूसरे मुल्क भी करें, तो अब इसमें अगला मुल्क कौन सा होता है। सही। दूसरी जो बात है चाइना चाइना क्या कर रहा है इस पूरे किस्से में। चाइना ने एक अजब काम किया है। जैसे गूगल है ना, गूगल सर्च इंजन है जी। तो इस गूगल सर्च इंजन को ये चाइना में जो है वो बेदो के नाम से सर्च इंजन, वहाँ पे अगर चाइना में सर्च करें तो वहाँ पे आपको बेदो के नाम से सर्च करना पड़ता है। सही। और वहाँ पर जो नक्शे वगैरह गाड़ियों के उसमें और जो मैप्स हैं और जो मतलब जो हर जगह पर जो उनके टेलीफोन्स पे या उनकी वेबसाइट पे मैप्स हैं, उसमें से वो ए मैप कहलाता है, तो उसमें उन्होंने इसराइल का नाम गायब कर दिया। अपने नक्शों में से उन्होंने इसराइल का नाम ही उड़ा दिया। यानी इसराइल नाम का कोई मुल्क वजूद ही नहीं रखते। इसको जरा बड़ा करेंगे, वजूद ही नहीं है इसराइल का। यानी एक जॉर्डन है, एक लेबनान है, एक काहिरा है, एक कब्रस है, वो दरमियान में इसराइल गायब हो गया। इसराइल का नाम ही उड़ा दिया उन्होंने। अच्छा, उनसे पूछा, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की मैं कोट कर रहा हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उन्हें खबर लगाई, उन्होंने कहा जी ये अच्छा, CNN भी उसके ऊपर बड़ा मतलब है कि ये देखें ना, CNN 24वीं स्लाइड, CNN कह रहा है गजा कॉन्फ्लिक्ट रेजेस ऑनलाइन मैप्स फ्रॉम चाइनीज कंपनीज आर मिसिंग इसराइल नेम। अच्छा जी, वो नाम ही गायब हो गया, इसराइल का नाम ही गायब कर दिया उन्होंने कहा और कुछ नहीं, नाम ही मिटा दो सफाई हस्ती से, नाम ही गायब हो जाए इसराइल का। अच्छा, अब उसमें उन्होंने पूछा, CNN वाले इस रिपोर्ट में कहते हैं कि हमने रब्ता किया। उन्होंने कहा मसला ये है कि जरूरी है कि हम हर जगह का नाम डालें। हम जो अहम मुल्क हैं उनका नाम जॉर्डन है, साइप्रस है, लेबनान है, सीरिया है, तो हमारे पास इतना बड़ा ऐसे नाम की जगह है, हमने हटा दिया। हमने कहा मतलब ये उन्होंने वजह बताई है वॉल स्ट्रीट जर्नल को और CNN को कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट मुल्क तो नहीं है, ऐसी कोई जगह है, कोई कौन सी जगह है, मतलब ऐसे करके उन्होंने बिल्कुल इसराइल का नाम ही साफ कर दिया नक्शे से। अब ये चाइना और नक्शों से देखें, चाइना में जब नक्शे ऊपर नीचे चाइना करता है ना, बहुत उसमें उनके पीछे की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ज़रूर होती है कि वो ऐसे नहीं कि नक्शा, चाहे वो चेयरमैन माओ के दौर से जो वो पाम और 5 फिंगर्स वाली बात, वो नक्शे से नाम हटा देना इसराइल का, ये बड़ी एक सीरियस बात है। और वहाँ पर चाइना में जाहिर है कि जिस तरह से कंट्रोल है मामलात पे सारा, वो अपने मुल्क को रन करते हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि अली बाबा और बेदो और यहाँ से वो नक्शों पर से इसराइल का नाम ही हटा दें। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है कि चाइना ने वहाँ पर ये किया, ये बड़ी डेवलपमेंट है कि एंथनी ब्लिंकन आ रहे हैं, ये बड़ी डेवलपमेंट है कि बहरीन ने फैसला किया है, ये बड़ी डेवलपमेंट है कि सईद हसन नसरुल्लाह के हवाले से कुवैत का जरीदा कह रहा है कि वो कल ऐलान करने जा रहे हैं और उन्होंने अमेरिकन से कहा कि आप बाहर चले जाएँ, बाहर इसमें से हट जाएँ, वरना ये कि हम सारे फ्रंट्स खोल देंगे। अच्छा, ये अब जो पूरी पिक्चर बन रही है ना, जो मैंने आपसे कहा कि इसमें वो जो एक गड़बड़ बीच में हुई है ना, वो ये हुई है कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है ना, अब तो देखें, अब तो एक तो सारी ये महमूद अब्बास की साइड जो थी ना, ये बड़े एक्टिव, बड़े ये काम कर रहे थे, फाल थे। उसकी वजह यह है कि जो मगरबी किनारा है ना, वहाँ किसी ना किसी सूरत में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी। अब इन्होंने जो एसोसिएटेड प्रेस को हमने कल कोट किया था ना, इसराइली रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर ये कह रहे हैं कि हम सारे फलस्तीनियों को उठा के हम सहरा सीना में डाल देंगे, बीच में दीवार खड़ी कर देंगे। उसमें ये जिक्र ही नहीं है कहीं, बल्कि उसमें अगर उस रिपोर्ट को देखें, एसोसिएटेड प्रेस की उस रिपोर्ट को देखें, तो उसमें ये बाकायदा इसराइली डॉक्यूमेंट जो आई है एसोसिएटेड प्रेस की, उसमें जो बदतरीन, जो बुरे ऑप्शन है जिसको डिसमिस कर दिया इसराइल ने, अगर हम वो दिखा सकें, तो उसमें यह है कि वो जो है उसमें यह है कि ये 18th स्लाइड है, ठीक है, 18th स्लाइड,
एंड इजरायली मिनिस्ट्री इन अ कंसेप्ट पेपर। अच्छा, ये जो कंसेप्ट पेपर वाली बात है ना, ये कंसेप्ट पेपर के अंदर उन्होंने नीचे फिर 2 ऑप्शन जो बदतरीन ऑप्शन दिए हैं, जो कह रहे हैं नाकाबिले अमल हैं। उनमें से एक ये है कि गजा को भी फलस्तीनी अथॉरिटी के अंडर दे दिया जाए, यानी फलस्तीनी अथॉरिटी को भी फारिग कर दिया उन्होंने इस पेपर, कंसेप्ट पेपर के मुताबिक। ये 13, ये जो कल भी मैंने बात की थी, 6 days आफ्टर द हमास मिलिटेंट्स किल्ड 1400 लोग सदर्न इसराइल में और टुक ओवर 240 होस्टेजेस, ये रिपोर्ट सामने आई। अच्छा, पब्लिश हुई, ये लोकल न्यूज साइट पे आ गई रिपोर्ट। अब एपी ये कह रहा है कि जो इसमें सबसे खराब ऑप्शन है, यानी जिस ऑप्शन को टोटल रूल आउट कर दिया उन्होंने, वो ये है कि गजा को भी किसी तरह से हम दे दें इनके हाथ में, यानी हम पैलेस्टीनी अथॉरिटी के हाथ में दें। यानी फलस्तीनी अथॉरिटी से पूछा ही नहीं कि जी आप को हम ओस्लो अकॉर्ड के तहत हमने तो ये जो बाकी इलाके भी थे ये भी आपको देने थे, तो आप बताएं कि हमने सारे फलस्तीनियों को भेजना है, तो आपकी क्या इस पर है? तो महमूद अब्बास से इन्होंने बात ही नहीं की, इसीलिए महमूद अब्बास और शाह अब्दुल्ला और ये इन लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया था। अब सवाल ये है कि क्या ओमान जाएंगे, और ओमान जाएंगे तो किससे मिलेंगे? शाह अब्दुल्ला से क्या मुलाकात होगी, क्या मुलाकात होगी, और उससे पहले सईद हसन नसरुल्लाह क्या ऐलान करेंगे? और क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? अल जरीदा की ये जो रिपोर्ट, जिसको तास भी कोट कर रहा है और रॉयटर्स भी कोट कर रहा है और बाकी दुनिया का, तास ने कोट कर दिया तो फिर रशिया तो कभी भी ऐसी खबर नहीं देगा ईरान और हिजबुल्लाह के हवाले से। तो क्या ये वाकई ऐसे होने जा रहा है कि उसके बाद कल तक इसराइली की फौज निकल जाएगी, और निकल जाएगी तो नुकसान तो उनके तो फौजी मर है, कुछ भी नहीं हुआ, और नहीं निकलेगी तो क्या सारे फ्रंट्स खुल जाएंगे? ये मामला खराबी की तरफ जा रहा है। मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर एंथनी ब्लिंकन को, सदर बाइडन को और बाकी, क्योंकि एक दफ़ा मास खुल गई, देखिए हुतीस खोल चुके हैं फ्रंट, इसमें अमेरिका को, बाकी मुल्कों को इसका कोई सफारती हल फौरी तौर पर ढूंढना होगा, इंसानी बुनियादों पे सफारती हल। और ये मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन निकल रहे हैं वहाँ से, उनको यानी कोई बैकडोर डिप्लोमेसी ऐसी हो रही है कि जिसमें अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स या सिटीजन्स को भी, वो भी आज रात को और कल सुबह बड़ी तादाद में निकलेंगे। तो यानी इसका मतलब ये है कि कहीं कतर में या कहीं इजिप्ट में, कहीं हमास और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान एक राब्ता हो रहा है कि जिसके नतीजे में उनके शहरी निकल रहे हैं बाहर, और यहाँ से ज़ख्मी वगैरह बाहर भेजे जा रहे हैं, लेकिन जो हमास के लोग हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं और वो लड़ रहे हैं और वो हमले कर रहे हैं। लेकिन हसन नसरुल्लाह कल क्या ऐलान करते हैं इस मौके पे, और बहरीन का ये ऐलान होना, इसके बाद बाकी मुल्कों की तरफ से क्या ऐलान होता है जी, ये एक मेरे ख्याल से 24 से 48 घंटों में वाज़ेह हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अलानी के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।